गुड मॉर्निंग बच्चों। एजू साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। थर्ड ईयर के मैथमेटिक्स अपन पढ़ रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस कुछ थ्योरम मैंने आपको पहले करवा दी थी और उन्हीं से रिलेटेड एक थ्योरम और है अपनी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और मैंने इसका यूज कम से कम 2 या 3 थ्योरम्स में कर चुका हूँ बीच में। और मैं हर बार आपसे ये कहता था कि इसको पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, तो आज वो दिन आ गया जब हमको ये थ्योरम पढ़नी है। ठीक है, चलो। तो थ्योरम का स्टेटमेंट है कि किसी विश्लेषिक फलन का अवकलज स्वयं एक विश्लेषिक फलन होता है। 2002 में, 2003 में, 2006 में, 2008 में, 2012 में पूछी जा चुकी है। इंपॉर्टेंट थ्योरम है। मतलब कोई एनालिटिक फंक्शन है, विश्लेषिक फलन है, ठीक है, उसका जो अवकलज होगा या उसका जो डेरिवेटिव होगा वो भी क्या होगा, खुद ना खुद विश्लेषिक होगा। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। कोई फंक्शन एफ जेड है, उसका जो फलन उसका जो अवकलज है, उसका जो डेरिवेटिव है एफ डैश जेड, वो भी क्या होगा, विश्लेषिक होगा। ये हमें प्रूफ करके चलना है। ठीक है, चलो सुनो। मान लो कि जी कोई क्षेत्र है, जी क्या है, कोई क्षेत्र है, उसके अंदर कोई सरल समृद्ध कंटूर कौन सा है, सी है। सरल समृद्ध कंटूर क्या मान लिया, सी, और उसके अंदर कोई पॉइंट मैंने क्या मान लिया, जेड जीरो मान लिया। अंदर कोई पॉइंट मैंने क्या मान लिया, जेड जीरो। ठीक है, जहां पर उस सरल समृद्ध कंटूर सी के अंदर जो अपना फलन एफ जेड है वो क्या है, विश्लेषिक, क्योंकि पहले से ही हमें उस फलन को विश्लेषिक लेकर चलना है और उसके डेरिवेटिव जो होगा, उसका अवकलज जो होगा, उसे फिर मुझे अवकलज विश्लेषिक प्रूव करना है। कैसे करेंगे देखते जाइए। प्रूफ देखिएगा इसका। सबसे पहले लाइन लिखो कि माना क्षेत्र जी में, माना क्षेत्र जी में एक सरल समवृत्त कंटूर, एक सरल समवृत्त कंटूर क्या मान लिया मैंने, सी है। एक सरल समवृत्त कंटूर मैंने क्या मान लिया, सी मान लिया। ठीक है, तथा तथा सी में एक बिंदु, तथा सी में एक बिंदु जेड जीरो है। सी में एक पॉइंट कौन सा है, जेड जीरो है। मतलब सरल समवृत्त कंटूर सी है, उसके अंदर एक पॉइंट कौन सा है, जेड जीरो। तथा फिर से माना कि एफ जेड सरल समवृत्त कंटूर सी में, एफ जेड सरल समवृत्त कंटूर सी में क्या है भैया, विश्लेषिक है। एफ जेड सरल समवृत्त कंटूर सी में क्या है, विश्लेषिक है। ये भी अपन मान के चल रहे। ठीक है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि एफ डैश जेड जीरो बराबर इंटीग्रेशन सी 1/2 आयोटा एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर डी जेड। ये वाला पढ़ा है, नहीं पढ़ा, याद होगा। नहीं है तो थ्योरम नंबर 8.2.1 है जो कि प्रूफ करवा दिए। 3 स्टेटमेंट प्रूफ करवाए थे, एक तो एफ डैश जेड का, एक तो एफ जेड का, एक एफ डैश जेड का और एक एफ एन जेड का। याद कीजिए, एक तो एफ जेड का प्रूव करवाया था पहले तो, फिर उसके बाद एफ जेड जीरो का, उसके बाद प्रूव करवाया था मैंने कौन सा आपको, एफ डैश जेड जीरो का, उसके बाद मैंने प्रूव कराया था कौन सा आपको, एफ डबल डैश जेड जीरो का, सॉरी एफ एन जेड जीरो का। तो एफ डैश जेड जीरो का फॉर्मूला ये है, थ्योरम नंबर आपके 8.2.1 है, इसका मैं यूज कर रहा हूँ। इक्वेशन नंबर मैंने इसको क्या दे दिया, 1 दे दिया। अच्छा, जेड जीरो के पास में एक नया पॉइंट मैंने कौन सा ले लिया, जेड जीरो प्लस एच। कौन सा पॉइंट ले लिया मैंने, जेड जीरो प्लस एच। ध्यान से देखिएगा कि माना जेड के प्रतिवेश में, माना जेड के प्रतिवेश में एक बिंदु, माना जेड के प्रतिवेश में एक बिंदु जेड जीरो प्लस एच है, तो उसके लिए क्या बनेगा, एफ डैश जेड जीरो प्लस एच इज इक्वल टू 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड जीरो प्लस एच, और यहां उसका क्या, होल स्क्वायर, और यहां पर कितना, डी जेड। इक्वेशन नंबर मैंने इसको क्या दे दिया, 2 दे दिया। प्रूफ क्या करना है कि सर, प्रूफ ये करना है कि जो फंक्शन एफ जेड है उसका डेरिवेटिव, उसका जो अवकलज होगा वो भी क्या होगा, विश्लेषिक होगा। ठीक है, तो चलते जाइए। और वो कैसे मिलेगा, इसको आपन ने क्या किया, इसमें से माइनस कर दिया। मतलब इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, मेरे पास क्या बनेगा, एफ डैश जेड जीरो प्लस एच, बहुत मस्त कैलकुलेशन है इसकी, अच्छा है ये, इक्वल 1/2 आयोटा यहां भी है, 1/2 आयोटा यहां भी है, मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है जी, इंटीग्रेशन यहां भी है, इंटीग्रेशन यहां भी है, कॉमन ले लिया। एफ जेड वहां भी है, एफ जेड वहां भी है, कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या बचेगा कि सर, ब्रैकेट में बचने वाला है 1 ये वाला कि जेड माइनस जेड जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर, माइनस ये वाला कि 1/जेड माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर, और बाहर कितना आने वाला है, डीजे। क्लियर, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, साइड में तो वही चल रहा है, कितना, साइड में तो वही चल रहा है कि एफ डैश जेड जीरो, एफ डैश जेड जीरो प्लस एच माइनस का एफ डैश जेड जीरो इज इक्वल, ठीक है, 1/2 आयोटा बाहर है ही, ये लीजिए सर, 1/2 आयोटा बाहर है ही, इंटीग्रेशन सी एफ जेड। एक काम करते हैं, यहां से जेड माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं,
क्या कॉमन ले रहा हूं, यहां से मैं z माइनस जेड जीरो कॉमन लूंगा। यहां से मैंने क्या किया, z माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट में बचेगा क्या, एक तो वन अपॉन यहां से आपने जब z माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर, मतलब z माइनस जेड जीरो कॉमन लिया मैंने, होल स्क्वायर तो अपने आप बनेगा वो, तो यहां तो रह जाएगा 1 माइनस एच अपॉन जेड माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर। यहां तो बचेगा 1, इसकी जगह तो माइनस एच अपॉन जेड माइनस जेड जीरो होल स्क्वायर, और माइनस का यहां बचेगा 1, और यहां कितना आपके पास dz। कोई दिक्कत भाई, मैंने इस पूरी टर्म को यहां से कॉमन लिया, तो यहां से जेड माइनस जेड जीरो कॉमन आएगा स्क्वायर की फॉर्म में, तो यहां तो 1 बचेगा, यहां बचेगा माइनस का एच अपॉन जेड माइनस जेड जीरो। तो यह आ गया 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर। अच्छा सुनो, ऊपर ले जाओ इसको, ये बन गया 1 माइनस एच अपॉन जेड माइनस जेड जीरो की पावर -2 माइनस का 1, और यहाँ कितना dz। छोटी कैलकुलेशन है, अब क्यों कर रहे हैं वो आपको थोड़ी देर बाद अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो हम जानते हैं, क्या जानते हो आप कि 1 माइनस एक्स की पावर -2 का जो प्रसार है द्विपद प्रमेय से, बाइनोमियल थ्योरम से क्या होता है कि सर करके देख लेना, 1 प्लस 2x कहीं ना कहीं बता भी दिया होगा मैंने, प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x क्यूब प्लस डॉट 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 ये होता है। 1 माइनस एक्स की पावर -2 का जो एक्सपेंशन है, प्रसार है, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 4x क्यूब ऐसा होता है। इसके अकॉर्डिंग यदि मैं इसको सेट करना चाहूँ तो मेरे पास है 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस 2 एक्स बोले तो पूरा का पूरा एच अपॉन जेड माइनस जेड जीरो, फिर 3 एक्स स्क्वायर बोले तो एच स्क्वायर अपॉन जेड माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, माइनस का कितना 1, बाहर कितना dz। इस -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, सब में से एक टर्म कॉमन आ रही है, कौन सी, h अपॉन जेड माइनस जेड जीरो, तो 1 अपॉन 2 पाई आयोटा तो बाहर इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर, और एक मैंने h अपॉन जेड माइनस जेड जीरो क्या ले लिया कॉमन। तो यहां क्या बचने वाला है ब्रैकेट में, सर यहां तो बचेगा 2 प्लस का 3h अपॉन जेड माइनस जेड जीरो प्लस डॉट डॉट डॉट, और बाहर कितना dz मेरे पास रहेगा। नोट करिए, कोई भी डाउट हो हल्का सा तो इसको दोबारा देखना क्लासेस को, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। अपन को प्रूव करना है कि विश्लेषिक फलन का अवकलज क्या होता है, स्वयं एक विश्लेषिक फलन होता है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक क्षेत्र ले लिया जी, जिसके अंदर सरल समवृत्त कंटूर कौन सा है, सी है, सी में एक बिंदु कौन सा है, जेड जीरो। माना जो फलन एफ जेड है सरल समवृत्त कंटूर सी में क्या है, विश्लेषिक, उस पर या उसके अंदर, यहां पर। ठीक है, सी के अंदर पॉइंट कौन सा है, जेड जीरो। तो जेड जीरो के लिए थ्योरम नंबर 8.2.1 से अपन पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि एफ डैश जेड जीरो क्या होगा, 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर dz। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। माना जेड के प्रतिवेश में एक और बिंदु है, कौन सा, जेड जीरो प्लस एच है। ठीक है जी, तो एफ डैश जेड जीरो प्लस एच इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड जीरो प्लस एच का होल स्क्वायर dz। कुछ नहीं किया, जेड जीरो की जगह मैंने क्या रख दिया, जेड जीरो प्लस एच रख दिया। तो ये इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को अपन ने माइनस किया, तो ये आ गया एफ डैश जेड प्लस एच माइनस एफ डैश जेड जीरो इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आयोटा एफ जेड यहाँ भी, एफ जेड यहाँ भी, ये लिख दिया। अच्छा, ये 1 अपॉन जेड माइनस जेड जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर, और ये 1 अपॉन जेड माइनस जेड जीरो का स्क्वायर, ये लिख दिया यहाँ पर dz। ठीक है, बाकी मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ से जेड माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, इस पूरे में से उठा के ऊपर ले गया, 1 प्लस 2x प्लस 3 का फॉर्मूला लगा दिया, उसके बाद मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, इधर की तरफ मेरे पास क्या चल रहा है कि सर इधर चल रहा है अपने पास एफ डैश जेड जीरो प्लस एच माइनस का एफ डैश जेड जीरो इक्वल में क्या चल रहा है, देखो एक तो एच ही है। ठीक है जी, मतलब मेरे पास एक बार लिख देता हूं कंप्लीट, 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर, होल क्यूब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भैया, होल क्यूब हो जाएगा। और जो ये एच है
इसको उठा के मैं अपॉन में ले आता हूं इधर, मैंने इस h को कहां लिख दिया, इधर लिख दिया। ठीक है जी, आप समझ गए होंगे मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। और ब्रैकेट में कितना है वही 2 प्लस 3h अपॉन z माइनस z0 प्लस डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में कितना आ जाएगा dz। ठीक है, आगे बढ़ो, लिमिट लगा देते हैं h की। अपन फॉर्मूला क्रिएट कर रहा हूं एक, लिमिट h टेंड्स टू 0 f डैश z0 प्लस h माइनस का f डैश z0 अपॉन h, इधर भी लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये h की जितनी भी टर्म्स क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। ठीक है, ओनली क्या बचेगा 2 को लिख लिया बाहर कि 2 अपॉन 2 पाई आयोटा, इस 2 को फैक्टोरियल 2 लिखा जा सकता है, इंटीग्रेशन c एफ जेड अपॉन जेड माइनस z0 का होल क्यूब dz, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, एक काम कर रहा हूं, इसको मैं यहां लिख देता हूं, इक्वल में कितना 2 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन c एफ जेड अपॉन जेड माइनस z0 का होल क्यूब dz, क्योंकि ये सारी टर्म h के लिमिट लगाने से क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगे हमारी। ठीक है, चलो आगे, ये क्या है बहुत ध्यान से समझिए, यदि ये एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच होता तो ये एफ डैश जेड बनता, मतलब ये प्रथम सिद्धांत वाला फॉर्मूला है, याद कीजिए, यदि ये एफ जेड जीरो प्लस एच माइनस एफ जेड जीरो अपॉन एच होता तो ये एफ डैश जेड बनता, लेकिन ये पहले से ही एफ डैश की फॉर्म में है, तो एफ डैश का भी डेरिवेटिव बनेगा, एफ डैश का क्या बनेगा, अवकलज, तो इसको क्या बोलेंगे अपन कि सर ये बन जाएगा एफ डबल डैश जेड जीरो, और इक्वल क्या आ गया, इसको 2 फैक्टोरियल लिख लिया, इसको 2 पाई आयोटा लिख लिया, इसको c लिख लिया, एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड जीरो की पावर 3 और dz, इक्वेशन नंबर 1 2 शायद इसको दे दूं अपन कितना 3, मतलब ये क्या है एफ डैश जेड जीरो प्लस एच माइनस का एफ डैश जेड जीरो अपॉन कितना है h है, और ये वैल्यू इसके इक्वल आ चुकी है। ठीक है, थ्योरम नंबर 8.2.3 जो अपन प्रूव कर चुके हैं, उसमें मैंने आपको एक रिजल्ट समझाया था कि जो एफ एन जेड जीरो है वो इक्वल आता है फैक्टोरियल एन अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड जीरो की पावर कितना n प्लस 1 dz। क्या मैंने आपको ये प्रूफ नहीं करवाया कि सर करवाया आपने प्रूफ है। इसमें होता क्या है कि किसी भी फंक्शन का एक पॉइंट z0 पर n बार अवकलन किया जाए, इस किसी भी पॉइंट z0 पर, किसी बिंदु z0 पर किसी फलन का n बार डेरिवेटिव या n बार अवकलन किया जाए तो उसकी वैल्यू आती है फैक्टोरियल n अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड जीरो की पावर n प्लस 1 dz, और ये जो वैल्यू है ये क्या होती है, परिभाषित होती है, विद्यमान होती है, ये पहले प्रूव कर चुके हैं। यदि n की जगह 2 रख दिया जाए, ये 2 ही है, डबल डैश का मतलब 2 बार डेरिवेटिव, तो ये इसकी तरह सेट हो रहा है कि 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आयोटा एफ जेड अपॉन 2 प्लस 1 हो रहा है ना। जब ये अपन पहले प्रूव कर चुके हैं, ये पहले से यदि विद्यमान है तो ये चीज भी क्या है, विद्यमान है, और मतलब ये चीज क्या है, परिभाषित है, किस पर, z0 पर, किस पॉइंट पर, z0 पॉइंट पर। ध्यान से सुनिएगा, ये एफ डबल डैश z0 है, एफ डबल डैश z0 होता क्या है, देखो सुनो, एक तो होता है एफ z0 जिसका नाम है z0 पर फलन, एक होता है एफ डैश z0 जिसका नाम है z0 पर फलन एफ जेड का अवकलज। ठीक है साहब, अब ये तीसरा एक नया आ गया एफ डबल डैश जेड जीरो, इसका आएगा जेड जीरो पर फलन, अब की बार कौन सा, एफ डैश जेड का अवकलज, कौन सा अवकलज भैया, जेड जीरो पर फलन एफ डैश जेड का अवकलज है ये, और ये क्या है, विद्यमान है, ये क्या है, विद्यमान है। ठीक है, तो जेड जीरो पर फलन एफ डैश जेड का अवकलज विद्यमान है, जेड जीरो पर फलन एफ डैश जेड का अवकलज विद्यमान है। ठीक है, तो यहां से इंप्लाइज करके मैं लिखता हूं, इंप्लाइज करके मैं लिखता हूं, ध्यान से देखना कि इससे क्या लिख रहा हूं मैं, कि यहां बिंदु जेड जीरो पर फलन एफ डैश जेड का अवकलज विद्यमान है, अवकलज विद्यमान है। ठीक है जी, इसका दूसरा मतलब क्या निकलेगा, इसका दूसरा मतलब यह निकल सकता है कि जेड जीरो पर फलन एफ डैश जेड क्या है, अवकलनीय है, जेड जीरो पर फलन एफ डैश जेड क्या है, अवकलनीय। ठीक है, जेड जीरो था क्या कि सर जेड जीरो कोई भी बिंदु था समवृत्त कंटूर सी के अंदर, जेड जीरो क्या था, जेड जीरो कोई भी पॉइंट था सरल समवृत्त कंटूर सी के अंदर, तो कोई भी पॉइंट है मतलब पूरे पूरे सी की बात हो गई, बस जेड जीरो एनी पॉइंट है सी के अंदर, है ना, उस पर यदि अपना फलन एफ डैश जेड अवकलनीय है तो जेड जीरो कोई सा बिंदु हो सकता है ना सी के अंदर, तो पूरे सी पर क्या हो गया, वो अवकलनीय होगा। मतलब इंप्लाइज करके मैं क्या लिख सकता हूं कि एफ डैश जेड जो है वो सी पर या सी में, एफ डैश जेड सी में प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है, एफ डैश जेड सी में प्रत्येक बिंदु पर क्या है भैया, अवकलनीय है।
एफ डैश जेड सी में प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है। और जब एफ डैश जेड सी पर प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है, इसका कहने का मतलब यह हो गया कि एफ डैश जेड क्या है, विश्लेषिक है। एफ डैश जेड क्या है, विश्लेषिक है। यही प्रूव करना था। फंक्शन एफ जेड में लेकर चला था, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश जेड, वो क्या है, विश्लेषिक। लास्ट में लिख देना। अतः यह सिद्ध होता है, अतः यह सिद्ध होता है कि विश्लेषिक फलन एफ जेड के अवकलज, एफ जेड का अवकलज भी क्या होता है भैया, विश्लेषिक होता है। विश्लेषिक फलन एफ जेड का अवकलज भी विश्लेषिक होता है। और एफ जेड का अवकलज क्या है, एफ डैश जेड। बहुत सिंपल देखो सिस्टम है, जिसको आपने इसके इक्वल प्रूव कर लिया। ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग मत करना, बुक में बहुत लंबा कर रखा है इसको, है ना, बहुत शॉर्ट और सिंपल कराया, आसान है। एफ डैश जेड को ये इक्वल आ गया, ये मैं पहले प्रूव कर चुका हूं, इससे कंपेरिजन करने पर ये सही बैठ रहा है बिल्कुल, मतलब ये वैल्यू जो आई है वो सही आई है, विद्यमान है। तो मैं लिख दिया जेड जीरो पर एफ डैश जेड का अवकलज। एफ डबल डैश जेड का मतलब क्या होता है कि जेड जीरो पर फलन एफ डैश जेड का अवकलज, एफ डैश जेड का भी अवकलज, तो वो क्या हो गया, एफ डबल डैश जेड। तो जेड जीरो पर एफ डैश जेड का अवकलज विद्यमान है। ठीक है, तो जेड जीरो पर फलन एफ डैश जेड क्या है, अवकलनीय है। तो एफ डैश जेड सी में प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो गया, क्योंकि जेड जीरो था क्या, सी में कोई भी एनी पॉइंट है, और वो सी में पॉइंट कहीं भी हो सकता है। तो कंप्लीट किसकी बात चल रही है, सी की बात चल रही है। तो एफ डैश जेड हमारा क्या हो गया, अब प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय होने क्या हो जाता है, विश्लेषिक हो जाता है ना। आसान थ्योरम, नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। कम से कम मैं तो कहूंगा आप इसको एक बार फिर से देख लेना, उसके बाद आप आगे बढ़ना। नोट करो, फिर एक आध एग्जांपल अपन करते हैं, देखिएगा ध्यान से। आगे देखिएगा, नेक्स्ट अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं 8.6.5, राजस्थान 2002 में 2004 में पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इससे पहले कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए थे, कुछ क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, आपने कर लिए होंगे वो। इससे जस्ट पहले के जितने भी एग्जांपल है ना, 8.6.1, 6.2, 6.3, 6.4, चारों को करने थे, और कुछ मैंने भी करा दिए थे तुमसे एक दो। ठीक है, दिक्कत तो पूछ लेना, डाउट रहे तो वैसा रहेगा नहीं कोई डाउट। क्या कह रहा है ये कि एफ एन जीरो के समाकल निरूपण का प्रयोग करके, एफ एन जीरो के समाकल निरूपण का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर, x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन c x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n e की पावर zx अपॉन z की पावर n प्लस 1 dz, जहां c मूल बिंदु के परिवेश में कोई समृद्ध कंटूर है, मतलब मूल बिंदु को घेरते हुए कोई समृद्ध कंटूर कौन सा है, c है। ये काम आएगी, लेकिन ध्यान रखना ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आगे जाकर काम आएगी। फलतः प्रदर्शित करो कि ये ऐसा होता है। ठीक है, तो इसके बारे में तो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। पहले अपना मेन मुद्दा कौन सा है, ये ऊपर वाला। पहला मेन मुद्दा कौन सा है हमारा, ऊपर वाला। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, देखिएगा। तो प्रूफ देखो भैया इसका, सबसे पहले कोशी समाकल सूत्र याद है क्या आपको, एन वे अवकलज वाला, याद कीजिए। हम जानते हैं, थोड़ी देर पहले भी यूज किया था मैंने उसका, हम जानते हैं कोशी समाकल सूत्र से। किससे भैया, हम जानते हैं कोशी समाकल सूत्र से, और वो कौन सा है, एन वे अवकलज वाला। कौन सा है भैया वो, एन वे अवकलज वाला। क्या बन जाएगा कि सर एफ एन जेड जीरो इक्वल टू 1 अपॉन फैक्टोरियल एन अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड जीरो की पावर एन प्लस 1 dz। ये पढ़ रखा है आपने खूब अच्छे से कि सर पढ़ रखा है। एक चीज और सुनिए ध्यान से, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि एफ एन जीरो मतलब जेड जीरो मुझे क्या लेना है, जीरो लेना है, मूल बिंदु के लिए बात चल रही है। तो देखोगे आप मूल बिंदु जेड जीरो इक्वल टू
तो ये क्या बन गया, एफ एन जीरो इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड जीरो की पावर एन प्लस वन, और यहां पर कितना, जीरो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फैक्टोरियल को नीचे लिया, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है कि सर कोई दिक्कत नहीं है। क्या बन गया ये, एफ एन जीरो अपॉन कितना कि सर फैक्टोरियल एन अपॉन 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड की पावर एन प्लस वन, और यहां कितना है डी जेड, और इक्वेशन नंबर में इसको क्या दे दिया, फर्स्ट, ठीक है। कुछ कुछ सिचुएशन तो बन रही है, लेकिन यहां देखो ई की पावर जेड एक्स है और यहां कितना है एफ जेड है, तो एक फंक्शन मुझे मानना पड़ेगा ई की पावर जेड एक्स की फॉर्म में। मैंने क्या किया, मान लिया कि माना एफ जेड बराबर क्या, ई की पावर जेड एक्स, मैंने एफ जेड इक्वल टू क्या मान लिया, ई की पावर जेड एक्स। यदि मैं एफ डैश जेड निकालूं तो सर डेफिनेटली कितना आएगा, एक्स ई की पावर जेड, ठीक है। यदि मैं एफ डबल डैश एक्स निकालूं तो कितना आएगा, एफ डबल डैश, दो बार कर रहे हैं इसका तो एक बार एक्स और आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर ई की पावर जेड एक्स। ऐसे ही यदि मैं डॉट 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 करता चला दूं तो एफ एन जेड कितना आ जाएगा, मतलब एन बार डेरिवेटिव एक्स की पावर एन ई की पावर जेड एक्स। लेकिन मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए एफ एन जीरो, तो जेड के जगह जीरो रख दो, तो एफ एन जीरो इज इक्वल कितना आ जाएगा, एक्स की पावर एन ई की पावर जीरो, मतलब कितना आ गया, एक्स की पावर एन। रख दो, वैल्यू पुट कर दो, तो देखिए बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहां कितना रख दिया मैंने, एक्स की पावर एन, ये लीजिए एक्स की पावर एन अपॉन कितना आएगा, फैक्टोरियल एन, ये लीजिए फैक्टोरियल एन, इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड की जगह क्या रखूं सर, ई की पावर जेड एक्स, एफ जेड की जगह क्या रखूं, ई की पावर जेड एक्स अपॉन कितना कि सर जेड की पावर एन प्लस वन, और यहां पर कितना है डी, ठीक है। साथ साथ एक चीज और सुनिए, यहां पर एक्स की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन का होल स्क्वायर हो रहा है, और यहां पर ओनली कितना है, एक्स की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल, तो दोनों तरफ एक्स की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो इधर तो हो गया एक्स की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन का होल स्क्वायर, इधर आएगा 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन सी एक्स की पावर एन ई की पावर जेड एक्स अपॉन फैक्टोरियल एन जेड की पावर एन प्लस वन डी जेड। और चेक करिए, यही आपको एक पार्ट प्रूफ करना था। देख लो बोले, एक्स की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन का होल स्क्वायर ये रहा, 1/2 आयोटा 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन सी एक्स की पावर एन ई की पावर जेड एक्स, एक्स की पावर एन ई की पावर जेड एक्स अपॉन फैक्टोरियल एन जेड की पावर एन प्लस वन, फैक्टोरियल एन जेड की पावर एन प्लस वन, और साथ में कितना डी जेड। एक पार्ट इसका कंप्लीट प्रूव हो चुका है। अब इसके बाद का जो हमें प्रूव करना है एक बार नोट करिए, फिर वो कॉस थीटा वाला वो भी अपन लेके आते हैं। आगे देखिएगा, तो अभी ये तो हमारा एक पार्ट प्रूव हो गया, ठीक है। अब दूसरा पार्ट जो प्रूव करना है उसमें आपको पहले तो ये देखना है, आप देखेगा अपनी कॉपी में, ये तो उसमें समेशन का यूज किया हुआ है, समेशन एन की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कर रखा है ना, उसको मैं दोनों तरफ ऑपरेट कर रहा हूं, ठीक है। दोनों तरफ क्या लगाने पर, समेशन लगाने पर। इधर समेशन लगाया तो समेशन एन की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन का होल स्क्वायर, ठीक है जी, इक्वल 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन सी, बाहर लगा रहा हूं समीशन को मैं, यहां देखो एन की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन सी कितना कि सर एक्स की पावर एन। अब थोड़ा सा यहां से आप ध्यान से समझिएगा ना, क्योंकि उसमें सेकेंड ईयर के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन यूज आएंगे।
सेकंड ईयर में चलेंगे थोड़ा सा अपन, है ना। इक्वेशन नंबर जितनी भी दी हो 1 2 3 इसको 2 दे दो, जो भी है ना, देख लेना। 1 दे रखी हो तो 2 दे देना, 2 दे रखी हो 3 दे देना, ठीक है। सुनो, अब एक आपने पद से समाकलन पढ़ा होगा रियल एनालिसिस में, याद करो। रियल एनालिसिस में एक पद से समाकलन पढ़ा होगा, उसका मतलब क्या होता था पहले तो वो समझ लो, ध्यान से सुनना। कि जैसे कोई एक समान अभिसारी श्रेणी है। कैसी श्रेणी है भैया? एक समान अभिसारी श्रेणी है, एक समान अभिसारी श्रेणी है। तो होता यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस सीक्वेंस जो है, तो होता क्या था कि आप समेशन लगा के इंटीग्रेशन लगाओ, या आप इंटीग्रेशन लगा के समेशन लगाओ, बात एक ही होती थी। मतलब कहने का यह था कि आप समेशन को इंटीग्रेशन के अंदर ले जा सकते हो यदि एक समान अभिसारी श्रेणी की बात चल रही हो। कि सर कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब जो, ध्यान से सुनना, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं कि रियल में आपने एक चीज देखी होगी, एक समान अभिसारी श्रेणी। एक एग्जांपल लिया, जैसे मैंने देखो समेशन n की वैल्यू 1 से लेकर 5 ले ली, ठीक है। इंटीग्रेशन ले लिया x की पावर n dx ले लिया, ठीक है। साफ साफ दिख रहा है इंटीग्रेशन n की वैल्यू 1 से लेकर 5, ये x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 आएगा। यदि मैं n की वैल्यू 1 रखता हूं तो डेफिनेटली एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, 3 रखता हूं तो एक्स क्यू बाई 3 आएगा, और 2 रखता हूं तो, है ना, और 3 रखता हूं तो x4 बाई 4, 4 रखता हूं तो xy बाई 5, और 6 रखता हूं तो x6, 5 रखता हूं तो x6 बाई 6। लेकिन यदि यही समेशन अंदर होता कि सर पहले तो इंटीग्रेशन का साइन होता, ये समेशन अंदर होता, तो ये x की पावर n dx हमारा क्या बन जाता कि सर ये हमारे पास बनता इंटीग्रेशन x की पावर पहले 1 रखोगे, फिर क्या रखोगे एक्स स्क्वायर, फिर रखोगे एक्स क्यूब, फिर x4, और फिर कितना x5, और यहाँ क्या लिखते हैं dx। तो वही आ जाता फिर से, देखो ये x का तो एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, एक्स क्यूब का x4 बाई 4, x4 का x5 बाई 5, और x6 का x6 बाई 6। ये हमारे पास सारे के सारे मिल जाते, ठीक है। और दोनों इक्वल आ रहे हैं क्या? आ रहे हैं ना। तो कहने का मतलब ये होगा यदि एक समान श्रेणी हमारे पास हो, एक समान अभिसारी श्रेणी हमारे पास हो, तो आप समेशन को इंटीग्रेशन से पहले लिखो या इंटीग्रेशन के बाद लिखो, ठीक है। वैल्यू क्या रहती है? सेम रहती है। तो इसी प्रकार से जो हमारे पास यहाँ श्रेणी है, ये वाली हमारे पास जो श्रेणी है, ये वाली यहाँ पर ये श्रेणी क्या है? एक समान अभिसारी है। आपको चेक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली लिखेंगे। और क्या लिखेंगे कि यहां श्रेणी एक समान अभिसारी है, एक समान अभिसारी है। कौन सी? कि सर x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, z की पावर n प्लस 1, ठीक है। तो कौन सा समाकलन? पद से समाकलन से, पद से समाकलन से क्या होगा कि इधर तो ठीक है कि समेशन n की वैल्यू 0 से लेकर इंफिनिटी x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर, इस समेशन को मैं अंदर लेकर जाऊंगा 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी समेशन x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n e की पावर zx अपॉन कितना कि सर z की पावर n प्लस 1, और यहां पर कितना है dz। लेकिन समझने वाली बात, ये समेशन केवल n पे काम करेगा क्योंकि n की वैल्यू कहां से कहां तक ले रहा हूं? 0 से इन्फिनिटी तक। तो e की पावर zx का कोई रोल नहीं है, इसको बाहर निकाल लो। मैंने लिख दिया 1 अपॉन 2 पाई आयोटा e की पावर zx को मैंने यहां लिख लिया, ठीक है साहब। एक मैंने ब्रैकेट यूज किया, यहां लिखा समेशन n की वैल्यू 0 से लेकर इंफिनिटी, बाद में मैंने लिखा x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, और z की पावर n प्लस 1 को z की पावर n और z लिखा जा सकता है क्या? पहले तो मुझे ये बताओ भाई, z की पावर n प्लस 1 है, इसको z की पावर n इंटू z लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा और इसे मैं सोल्व कर रहा हूं, 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन e की पावर zx, ठीक है जी, समेशन n की वैल्यू 0 से लेकर इंफिनिटी, इसको 1 अपॉन फैक्टोरियल n या फिर 1 अपॉन फैक्टोरियल n x अपॉन z की पावर n लिखा जा सकता है क्या? कि सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 अपॉन फैक्टोरियल n x अपॉन z की पावर n लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा सुनो, बचपन से आप एक चीज पढ़ते आ रहे हो, e की पावर x का प्रसार क्या होता है कि सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। लिखा जाए, देखा जाए ध्यान से, इसको ध्यान से देखना, तो ये एक्चुअल में है क्या? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस डॉट डॉट इस तरह चलता जाता है, ठीक है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट चलता जाता है। यदि इसको देखा जाए तो ये x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n है या नहीं? x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n है या नहीं? और इसको शॉर्ट में लिखना चाहूं तो इस समेशन n की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी है या नहीं? बात मेरी समझ में आ रही है? ध्यान से सुनना, क्योंकि n की वैल्यू 0 रखोगे तो x की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल आएगा, उसकी वैल्यू 1 होगी।
n की जगह 1 रखोगे तो x की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 आएगा, वो ये रहा। x की जगह 2 रखोगे, n की जगह 2 रखोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 आएगा, वो ये रहा। यही चीज देखो यहां पर है, 1 अपॉन फैक्टोरियल n, 1 अपॉन फैक्टोरियल n, x अपॉन जेड की पावर n है यहाँ पे x की पावर n है, तो जब x की पावर n है तो e की पावर x का प्रसार है। और यदि यदि x अपॉन जेड की पावर n है तो ये किसका प्रसार हो गया, e की पावर x अपॉन जेड का। मतलब ये हो गया 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी e की पावर जेड एक्स, कितना सर, ये आ गया e की पावर x अपॉन जेड, ठीक है जी। और बाहर कितना डी जेड अपॉन जेड। कोई दिक्कत वाली बात कि सर बिल्कुल नहीं है। आगे देखिएगा साइड में क्या चल रहा है, साइड में चल रहा है समेशन n की वैल्यू 0 से लेकर इंफिनिटी x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर इज इक्वल 1 अपॉन 2 पाई आयोटा, तो बाहर है इंटीग्रेशन सी e की पावर कितना है जेड एक्स, e की पावर कितना एक्स बाई जेड, तो e की पावर x ले लो कॉमन, e की पावर क्या ले लिया x कॉमन ले लिया, तो ये बच गया जेड प्लस 1 अपॉन जेड। और यहां पे कितना है कि सर डी जेड अपॉन कितना है जेड, ठीक है। अच्छा c क्या था कि सर c एक वृत्त था, c क्या था, एक वृत्त था जिसका केंद्र क्या मान लिया मैंने 0, उसमें लिख रहा था मूल बिंदु के प्रतिवेश को ही क्या बोला गया था, c बोला गया था, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितनी मान ली मैंने, स्मॉल r मान ली, कोई दिक्कत थोड़ी है, त्रिज्या इसकी। ध्यान से सुनना, c सच दैट मॉड z माइनस 0 इक्वल टू कितना r, क्लियर। तो जब मॉड z इक्वल टू कितना है r, तो आप खूब अच्छे जान सकते हो z इक्वल टू क्या लिख सकते हो, r e की पावर आयोटा थीटा, और dz इक्वल टू क्या लिख सकते हो कि सर r e की पावर आयोटा थीटा आयोटा डी थीटा। सारी वैल्यू उठा के रख दो, और थीटा की लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगी सर 0 से 2 पाई तक। तो मेरे पास आया समेशन n की वैल्यू 0 से लेकर इंफिनिटी x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर इज इक्वल 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई e की पावर x, z की जगह क्या लिखना है, z की जगह लिखना है r e की पावर आयोटा थीटा, r e की पावर आयोटा थीटा, ठीक है। एक चीज और सुनिए ध्यान से, अब मान लीजिए रेडियस कितनी है इसकी 1 है, रेडियस कितनी मान ली आपने इसकी 1 मान ली, ठीक है। रेडियस कितनी लेके चल रहा हूं इसकी 1, तो यहाँ 1 1 ही रह जाएगा, और ये भी क्या रह गया e की पावर आयोटा थीटा प्लस 1 अपॉन e की पावर आयोटा थीटा, e की पावर माइनस आयोटा थीटा। dz की जगह क्या आएगा कि सर dz की जगह आएगा आयोटा e की पावर आयोटा थीटा डी थीटा, आयोटा e की पावर आयोटा थीटा डी थीटा, अपॉन z की जगह क्या आएगा e की पावर आयोटा थीटा, ठीक है साहब। आयोटा से तो आयोटा कट गया, e की पावर आयोटा, e की पावर आयोटा थीटा कट गया, बचा क्या मेरे पास कि सर समेशन n की वैल्यू 0 से लेकर इंफिनिटी x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर इक्वल 1 अपॉन 2 पाई लिमिट 0 से लेकर 2 पाई e की पावर x, ये क्या होता है e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा, प्लस वाला है तो 2 cos थीटा बनेगा कि 2x cos थीटा, और यहां क्या बचेगा डी थीटा बचेगा, और यही हमको प्रूफ करना था, है ना भैया आसान। बस तरीके से चलते जाओ, बहुत आसान है चीजें। दोबारा सुनना कि ये अपने पास आ चुका था, दोनों तरफ मैं समेशन लगा दिया। एक समान अभिसारिणी जब श्रेणी होती है जो लिख रही है वाली है ना एन एन के रूप में, एक्स की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन अपॉन जेड की पावर एन प्लस 1, तो पद से समाकलन अपन ने सेकंड ईयर में पढ़ा था, एग्जाम्पल में इसका समझा दिया, उसको दोबारा देख लेना भले। इसमें होता ही है कि समेशन को आप बाहर लिखो इंटीग्रेशन के, या समेशन को आप अंदर लिखो, दोनों की वैल्यू क्या आती है इक्वल आती है। तो समीशन को मैं अंदर ले गया यहाँ से, ठीक है। जेड की पावर एन प्लस 1 को मैंने 2 टुकड़ों में तोड़ लिया, जेड की पावर एन इंटू जेड, ठीक है। एक बार ये पूरा लिख लिया, ठीक है। और यहां से मैंने क्या किया, एक्स अप पावर एन अपॉन जेड की पावर एन को एक्स बाई जेड की होल पावर एन लिख दिया। अब e की पावर x का प्रसार क्या होता है, e की पावर x का एक्सपेंशन कि सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट होता है। इसको क्या लिखा, समेशन n की वैल्यू 0 से लेकर इंफिनिटी एक्स की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n लिख सकते हैं, वाले वैल्यू रख के चेक कर लो। कंपेयर करोगे तो यहाँ x 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 अपॉन फैक्टोरियल समेशन समेशन x की जगह कौन बैठा है x बाई जेड, तो आपने भी e की पावर में क्या लिख दिया x बाई जेड, ठीक है। बस सॉल्व कर चला गया। सर्कल की बात चल रही थी, एक वृत्त ले लिया मैंने जिसकी त्रिज्या केंद्र कहां पर है 0 पर, त्रिज्या कितनी है 1, मॉड जेड बराबर 1 हो गया, जेड इक्वल टू e की पावर आयोटा थीटा हो गया, dz इक्वल टू e की पावर आयोटा थीटा आयोटा डी थीटा हो गया हमारे पास। थीटा की लिमिट 0 से 2 पाई हो जाएगी, वैल्यू पुट कर दी, आ गया हमारा सॉल्यूशन। यही है ना आसान क्वेश्चन है, तो मतलब अच्छा आसान तो इतना नहीं है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। नोट करिए, और किस तरह कोई डाउट रहता है तो आप क्लास को दोबारा देखिएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और जल्दी जल्दी इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे।